डियर स्टूडेंट्स, आज हम जापान के संविधान की प्रकृति और उसकी विशेषताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जापान का जो वर्तमान संविधान है उसका निर्माण फरवरी 1946 में मैकआर्थर के निर्देशन में किया गया था। जापान में लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से मैकआर्थर के निर्देशन में नए शासन विधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें जो पूर्व संविधान था जिसमें सम्राट की शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उन सम्राट की शक्तियों का अंत करके प्रभुसत्ता को जनता में निहित कर दिया गया, अर्थात शासन की शक्ति जनता में निहित कर दी गई। और 7 अक्टूबर 1946 को जो जापान की संसद है डायट, उसके द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। मई 1947 से जापान में नया संविधान लागू कर दिया गया। जापान के वर्तमान संविधान को 100वां संविधान भी कहा जाता है। यह पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके माध्यम से जापान में लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। जो नवीन जापानी संविधान है वो एकात्मक संविधान है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली दोनों को अपनाया गया है। दोनों संविधानों में यानी ब्रिटेन और जापान के संविधान में मुख्य अंतर यह है कि जापान का संविधान जो है वो लिखित संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। जो वर्तमान जापानी संविधान है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। उसकी प्रकृति के अंतर्गत यह है कि जापान भविष्य में कभी युद्ध को आमंत्रित नहीं करेगा। संप्रभुता है वो जनता में निहित होगी और जापान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का समर्थक रहेगा। जब हम जापानी संविधान की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम चर्चा यह आती है कि जापान का संविधान एक लिखित संविधान है। यह परंपराओं पर आधारित नहीं है, यह विकसित नहीं है, अपितु एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण किया गया है और जिसका निर्माण एक निश्चित निकाय द्वारा किया गया है और उसे निश्चित तिथि पर लागू किया गया है। इसका निर्माण 1946 में जनरल मैकआर्थर की अधीनता में मैत्रिक सत्ता के सर्वोच्च कमांडर द्वारा किया गया और डायट ने, जो जापान की संसद है, उसने इसका अनुमोदन किया और 3 मई 1947 को उसे लागू किया गया। जो जापानी संविधान है वो विदेशियों द्वारा निर्मित था। इसके संविधान की प्रस्तावना में 103 अनुच्छेद हैं, 103 अनुच्छेद और 11 अध्याय हैं। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में सम्राट की स्थिति का, दूसरे में युद्ध के परित्याग का, तीसरे में नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का, चौथे अध्याय में डाइट का वर्णन है, 5वां अध्याय मंत्रिमंडल का, 6वां न्यायपालिका का, 7वां वित्तीय प्रबंध, 8वां स्थानीय स्वशासन, 9वें में संविधान संशोधन प्रक्रिया, 10वें में संविधान की सर्वोपरिता यानी सर्वोच्चता और 11वें अध्याय में कुछ पूरक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। इस प्रकार जो ब्रिटेन का संविधान है वह एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक निश्चित निकाय द्वारा किया गया है और यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इसे लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। यह बहुत अधिक विशाल नहीं है। तो जापान का संविधान एक लिखित निर्मित संविधान है और एक संक्षिप्त संविधान है। दूसरा, अगर हम इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो इसमें लौकिक प्रभुसत्ता का समावेश किया गया है। ये
जापान का जो संविधान है वो भारतीय संविधान की भांति ही जनसंप्रभुता पर आधारित है। जापान में राजसत्ता का स्रोत वर्तमान में जनता है। अब सम्राट के पास कोई शक्तियां नहीं रह गई हैं जैसे कि पुराने संविधान में थी, और सरकार जनता की एक पवित्र अमानत है जिसकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है, और सरकार को जो शक्तियां हैं वो सरकार की शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, और जनता के हित में ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो संप्रभुता है वो अंतिम रूप से जनता में निहित है। तो दूसरी विशेषता हो गई लौकिक प्रभुसत्ता। तीसरा है लोकतंत्रीय संविधान। जापान का संविधान लोकतंत्रात्मक है। वहाँ सम्राट का पद है, लेकिन सम्राट का जो पद है वो केवल औपचारिक महत्व का है। संविधान ने सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित की है। सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में, न कि सम्राट में। तो जापान में लोकतांत्रिक संविधान है, और ये जो नया संविधान है वो लोकतंत्र पर आधारित है। संप्रभुता जनता में निहित है। सम्राट के पास कोई विशेष शक्तियां नहीं रह गई हैं, उसका पद केवल औपचारिक महत्व का है। जापान का जो वर्तमान संविधान, जिसे 100वां संविधान कहा जाता है, वो लोकतांत्रिक आदर्शों से परिपूर्ण है, और जो नवीन संविधान है उसका मुख्य उद्देश्य सैनिकवाद के स्थान पर जनता की प्रभुता स्थापित करना है। तो जापानी संविधान का लोकतंत्रीय स्वरूप उसके द्वारा प्रदान किए गए नागरिक अधिकारों से भी स्पष्ट होता है। जापान के संविधान के जो तीसरा अध्याय है उसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है, और जो ये संविधान है जापान का वो शांति और विश्व बंधुत्व के उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। इस प्रकार जापान का नवीन संविधान 100वां संविधान लोकतंत्रीय संविधान है, और यह लौकिक प्रभुसत्ता पर आधारित है। आगे हम बात करें तो जापान के संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। जापान के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होगा। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होगा। सम्राट तथा रीजेंट तथा राज्य मंत्रियों, डायट के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का सम्मान करें और इसे मान्यता दें। यानी संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है, और कोई भी कानून या अध्यादेश या कोई राजआज्ञा ये अगर संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं हो तो वो कानूनी शक्ति और मान्यता नहीं रखेगा, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को, जापान के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कानूनों की वैधता को जांच कर सके, और यदि कोई आदेश या कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो जापान में संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, यानी संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून है। इसके विरुद्ध कोई कानून या अध्यादेश या सम्राट की आज्ञा नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसके अतिरिक्त जापान का संविधान सीमित राजतंत्र को स्वीकार करता है। जो जापान का पुराना संविधान था, जिसे मेजी संविधान कहा जाता था, उसमें सभी शक्तियों का स्रोत सम्राट था। लेकिन अब जापान के संविधान में
जो सम्राट है वो नामधारी अध्यक्ष है, वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास निहित हैं। राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का परामर्श और अनुमोदन अनिवार्य है और सम्राट केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करेंगे जो स्पष्ट रूप से उन्हें संविधान ने दिए हैं। यानी सम्राट अब एक औपचारिक या नामधारी अध्यक्ष है, वो औपचारिक प्रधान है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। और जो जापान के पूर्व संविधान में, पुराने संविधान में निरंकुश राजतंत्र था, उसका सदैव के लिए अंत हो गया है। अब सम्राट का पद बना हुआ है लेकिन सीमित राजतंत्र है। आगे अगर हम जापान के संविधान की विशेषताओं का चर्चा करें तो जापानी संविधान में युद्ध का परित्याग कर दिया गया है जो वर्तमान संविधान है उसमें। और अनुच्छेद जापान के संविधान यानी 100वां संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अच्छे हृदय से आकांक्षा रखते हुए जापान के लोग युद्ध को राष्ट्र की प्रभुता में अधिकार के रूप में तथा शक्ति के प्रयोग अथवा धमकी को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने के साधन के रूप में त्यागते हैं। अर्थात जापान के वर्तमान संविधान ने युद्ध का परित्याग कर दिया है और संविधान की प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय शांति के उच्च आदर्श को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि हम जापानी प्रजाजन संपूर्ण कालों में शांति के आकांक्षी हैं। इस प्रकार युद्ध का परित्याग कर दिया गया है जापान के वर्तमान संविधान में और संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ जापान में ब्रिटिश आदर्श पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और वहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है। इसमें संसदीय सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित रहती है। इसमें संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य रहता है और शक्तियों का पृथक्करण ना होकर एकीकरण रहता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन और विश्वास पर्यंत बनी रहती है। तो जापान में संसदीय प्रणाली को अपनाया है, वहाँ संसदीय सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। जापान का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। कठोर संविधान का मतलब होता है कि कार्यपालिका और विधायिका उसमें मनमाने परिवर्तन ना कर सके। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो लिखित होने के साथ साथ कठोर है। उसमें साधारण विधि निर्माण और जो साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोनों भिन्न हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर है। संशोधन की जो शक्ति है वो डाइट में और जनता में बंटी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 96 में लिखा है कि संविधान संशोधन प्रस्तावों के उपक्रम डाइट में दोनों सदनों के 2/3 या उससे अधिक सदस्यों के मत से पेश होना चाहिए अर्थात और उसके बाद ऐसा प्रस्ताव जनता के सामने उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। अर्थात जापान को जो संविधान है वो कठोर संविधान है, उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जापान का संविधान एकात्मक संविधान है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसका अर्थ ये है कि जापान में केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। एकात्मक का मतलब केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को ही सौंपी गई हैं और केंद्रीय सरकार प्रशासन की दक्षता के लिए कुछ अपनी शक्तियां इकाइयों को दे सकती है और उन्हें वापस भी ले सकती है। सारे देश का जो कानून बनाया जाता है उसको बनाने के लिए एक ही संसद यानी डाइट है और पूरे देश पर शासन
के लिए एक ही मंत्रिमंडल है, यानी एकात्मक शासन को जापान के संविधान में अपनाया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। जापानी संविधान द्वारा एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको केवल महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है और उनके कार्यकाल में उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। सभी न्यायाधीश अपने कार्य में स्वतंत्र हैं, वे केवल संविधान और कानून के ही अधीन हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक है और वो डाइट यानी संसद द्वारा पारित कानूनों के संवैधानिकता को जांच करने का अधिकार रखता है। यानी न्यायपालिका को जापान में स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाया गया है। वो डाइट के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की भी जांच कर सकती है और न्यायाधीश भी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आगे हम चर्चा करें तो जापान के संविधान का जो तीसरा अध्याय है उसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे सूची तो वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गैर कानूनी बंदीकरण से मुक्त होने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ऐसे विभिन्न अधिकारों की व्यवस्था जापान के संविधान में की गई है और अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों का भी समावेश जापान के संविधान में किया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था एक अन्य विशेषता जापान के संविधान की द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है, यानी जो संसद है जिसका नाम डाइट है उसके 2 सदन हैं। जो कानून निर्मात्री संस्था है, जो विधि निर्मात्री या कानून निर्मात्री संस्था है, उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। एक प्रतिनिधि सदन, दूसरा सभासद सदन। प्रतिनिधि सदन जो है वो जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 480 सदस्य हैं और जो सभासद सदन है उसमें 242 सदस्य हैं और वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। शक्तियों की दृष्टि से जो प्रतिनिधि सदन है उसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। सभासद सदन तो द्वितीय सदन के रूप में है, वो एक विलंबकारी सदन के रूप में कार्य करता है, उसके पास कोई प्रभावी शक्तियाँ नहीं हैं। तो डाइट जो है उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना जापान के वर्तमान 100वां संविधान में की गई है। और अंतिम विशेषता के रूप में हम चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन पर। जापान के संविधान में स्थानीय स्वायत्त शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जो जापान का पुराना संविधान था उसमें केंद्रीयकरण बहुत अधिक था, विकेंद्रीकरण को नहीं अपनाया गया था, लेकिन जो वर्तमान 100वां संविधान है उसमें विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है और स्थानीय स्वायत्त शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। स्थानीय संस्थाओं को अपने स्थानीय मुद्दों और संपत्ति का प्रबंध अपने आप करने और प्रशासन चलाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार हमने जापान के संविधान की विभिन्न विशेषताओं की चर्चा की, जिसमें पुराने संविधान से हमने अंतर भी किया। पुराना संविधान जो था वो निरंकुश शासक के अधीन था। वर्तमान जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है और इसमें युद्ध का परित्याग किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। वर्तमान संविधान है वो जनता की संप्रभुता पर आधारित संविधान है। यह लिखित संविधान है, यह लोकतंत्र पर आधारित संविधान है। इसमें द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली को तो अपनाया ही गया है और संसद के 2 सदनों की स्थापना की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। जापान का जो वर्तमान संविधान है वो एक कठोर संविधान है और एकात्मक संविधान है। इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन को महत्व दिया गया है। मूल अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश इसमें किया गया है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
जापानी संविधान जो है वो जनता की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है और यह एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसके अंतर्गत जापान अपना तीव्र आर्थिक विकास कर सकता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक संविधान है और यह न्याय की रक्षा करता है और युद्ध का परित्याग करता है। धन्यवाद।